क्रोनिक डिजीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज को डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए कि हमारा आयरन कहाँ कहाँ पे स्टोर होता है। सबसे पहले हम जो फूड खाते हैं ना, तो वो क्या होता है हमारे, फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा जीआईटी, यहाँ पे जो आयरन आती है वो क्या होती है, ये यहाँ पे, ठीक है, ये है डुडिनम। यहाँ पे एक स्पेशल चैनल होता है जिसको हम कहते हैं फेरोपोर्टिन। अगर आप इससे प्रीवियस लेक्चर देखोगे उसमें हमने डिटेल के अंदर पढ़ाया हुआ है कि आयरन का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। अब ये जो आयरन यहाँ पे आई है, ये इस फेरोपोर्टिन से जो है वो रिलीज होके हमारे कहाँ पे जाएगी, ब्लड के अंदर। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा है ब्लड, आयरन यहाँ पे आ गई है, ठीक है। इसके अलावा अब यहाँ से जो है वो स्टोर कहाँ पे होती है, एक तो हमारे लिवर में होती है स्टोर, और लिवर में जो जब ये स्टोर फार्म होती है, और ये जो स्टोरेज फार्म होती है आपने याद रखना है, ये फेरेटिन होती है, फेरेटिन या Fe3 फार्म में होती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ इंटेरोसाइट्स के भी अंदर होती है, और कुछ हमारे जो ओल्ड आरबीसी होते हैं, लाइक ये मैक्रोफेजेस होती है ना हमारे, जिसको हम कहते हैं रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, RES इज अ रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, मींस कि ये हमारे मैक्रोफेज होती हैं। ये क्या करती हैं, ये ओल्ड जो आरबीसी होती है ना उनको तोड़ते हैं। हमें पता है कि जो ओल्ड आरबीसी होते हैं, जब इनकी डिस्ट्रक्शन होती है, जब ये डिस्ट्रॉय होती है, तो इनके अंदर से भी आयरन निकलती है, और ये आयरन जो है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, मीन्स कि ये स्टोरेज फार्म है, यहाँ पे सारी ये स्टोरेज फार्म है। और अब अगर हमारी बॉडी को जरूरत होती है तो इसके ऊपर भी ये एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है जो कि जिसको हम कहते हैं फेरोपोर्टिन। मीन्स के मैक्रोफेज के ऊपर भी होता है, लिवर के ऊपर भी फेरोपोर्टिन होता है। जस्ट आप सिंपल आप याद रखो, एक गोदाम है, ये गोदाम है, स्टोरेज फार्म है, तो इनके ऊपर एक तो अब्जॉर्प्शन के लिए वहां पे फेरोपोर्टिन होता है, लिवर के ऊपर भी होता है। जब भी हमारी बॉडी में जो है वो आयरन की डेफिशिएंसी होगी, तो ये फेरोपोर्टिन से क्या होगा, आयरन निकल के हमारे ब्लड में आएगी, और ये दोनों से आएगी, ठीक है। अब क्या होता है कि हमारे जो इसका जो कंट्रोल सिस्टम होता है, वो हमारे पास एक स्पेसिफिक प्रोटीन होती है, उसको हम कहते हैं हेप्सिडिन। ये इन चैनल्स का स्विच होता है। नॉर्मली हेप्सिडिन जो है वो इन चैनल्स को ब्लॉक करती है, इनको ब्लॉक करती है, फेरोपोर्टिन को क्या करती है, ब्लॉक करती है। ये आपने इसमें याद रखना है, ठीक है। अब ये हेप्सिडिन कब रिलीज होती है, अब इस ये मैंने आपको नॉर्मल फिजियोलॉजी पढ़ाई है कि किस तरह जो है वो आयरन का मेटाबॉलिज्म होता है। अब नेक्स्ट आपने देखना है कि हमारे पास कौन कौन सी काजेज होती हैं। काजेज में जो एनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज, ऐसी कोई भी इंफेक्शन, ऐसा कोई भी इंफ्लेमेशन जो प्रोलॉन्ग जाती है, लाइक क्रोनिक कोई इंफेक्शन लाइक ओस्टियोमाइलिटिस। ओस्टियोमाइलिटिस जो है वो इंफ्लेमेशन इन्फेक्शन ऑफ द बोन होता है। एंड कैन एनीवन टेल मी द व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इन्फेक्शन जो कि एनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज काज करता है, कौन सा बैक्टीरिया होता है, सॉरी कौन सा बैक्टीरिया जो है ओस्टियोमाइलिटिस सबसे ज्यादा काज करता है? स्टेफोरियस। स्टेफोरियस, वेरी गुड। अगर बात आए कि सेक्सुअली एक्टिव पेशेंट है, तो उनके अंदर स्टेफ सेप्रोफिटिकस। सेप्रोफाइटिकस, वेरी गुड। और इसके अलावा कुछ प्रोस्थेटिक वाल्स के साथ स्टेफ एपिडर्माइडस इन्वॉल्व होता है। और अगर ओस्टियोमाइलिटिस इन सिकल सेल डिजीज, देन साल्मोनेला, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो मींस के ओस्टियोमाइलिटिस मोस्ट कॉमनली स्टेफोरियस से एसोसिएटेड होता है, या बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, लंग्स एब्सेस, या कुछ अदर क्रोनिक इम्यून मेडिएटेड रिएक्शंस होती हैं, लाइक एसएलई, रोमाटाइड अर्थराइटिस, क्रोन डिजीज, न्यू प्लाज्म लाइक लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, होजकन लिम्फोमा, या क्रोनिक किडनी डिजीज भी एक टाइप की हमारे पास क्रोनिक इंफ्लेमेटरी कंडीशन है। इसमें एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन होता है। तो ये सारी क्रोनिक इंफ्लेमेटरी रिएक्शन है। तो आपने याद रखना है, जब भी कोई इंफ्लेमेशन होती है, क्रोनिक इंफ्लेमेशन होती है, तो ये हमारे पास है रीजन कि क्रोनिक इंफ्लेमेशन जब भी होगी तो प्रो इंफ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज होती हैं, और प्रो इंफ्लेमेटरी जो साइटोकाइंस होती हैं वो हमारे पास इंटरल्यूकिन 1 होता है, इंटरल्यूकिन 6 होता है, एंड ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, ये इन्वॉल्व होती हैं। जब ये हमारे पास जो इंटरल्यूकिन 1 इसमें से जो सॉरी इंटरल्यूकिन 6 है, ये क्या करता है, ये हेप्सिडिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, ठीक है। अब जब हेप्सिडिन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, तो क्या ये फेरोपोर्टिन को ब्लॉक करेगा या एक्टिवेट करेगा? ब्लॉक करेगा। वेरी गुड। जब ये इसको फेरोपोर्टिन को ब्लॉक कर देगा, जो कि हमारे पास मेन चैनल है फॉर द अब्जॉर्प्शन और स्टोरेज साइट से भी आयरन को हमारे ब्लड सर्कुलेशन में निकालने का जो मेन साइट होती है, जब ये फेरोपोर्टिन ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ से ब्लॉक हो चुके हैं, तो क्या आयरन निकल के हमारे उसमें आएगी, सर्कुलेशन में? नहीं आएगी ना। तो नो। आयरन जो है वो क्या होगी, आयरन मैक्रोफेज के अंदर जमा रहेगी, स्क्वेस्टर हो जाएगी। इसको हम कहेंगे देयर इज इंक्रीज आयरन स्क्वेस्टराइजेशन इन द मैक्रोफेज, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन बढ़ जाएगी, एंड डिक्रीज हो जाएगी डूडिनल आयरन अब्जॉर्प्शन। तो नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है कि यहाँ से डूडिनल आयरन अब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। दूसरा, डिक्रीज सीरम आयरन अवेलेबिलिटी फॉर द एरिथ्रोपोइसिस। डेफिनेटली मेनली हमारी जो आयरन होती है वो लिवर के अंदर स्टोर होती है, तो लिवर से जब नहीं जाएगी तो यहाँ पे जो आयरन है हमारे सीरम में वो कम हो जाएगी। और ये मेन आयरन जो होती है वो किस लिए यूज होती है, फॉर द एरिथ्रोपोइसिस, फॉर द आरबीसी प्रोडक्शन के लिए, फॉर द हीम सिंथेसिस के लिए। तो हीम की सिंथेसिस क्या होगी, नहीं होगी, ठीक है। और पॉसिबली डिक्रीज एरिथ्रोपोइटिन सिक्रीशन जो किडनी में होती है, और आरबीसी लाइफ स्पैन इसमें शॉर्टर हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे, जब ये हीमोसिस नहीं होगी तो क्या होगा,
हमारी हीमोग्लोबिन सिंथेसिस नहीं होगी, हीमोग्लोबिन के साथ जो है वो डिक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन होगी, और ये हमारे पास जो एनीमिया होगा, इस एनीमिया को हम कहेंगे एनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज, एनीमिया व्हिच इज काज्ड बाय द प्रोलॉन्ग्ड सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन एंड दैट विल लीड टू द इम्पेयर आरबीसी प्रोलिफरेशन एंड आयरन यूटिलाइजेशन। ठीक है, आपको प्रॉपर मैकेनिज्म समझ लग गया, इसलिए मैंने आपको पहले फिजियोलॉजी देन उसकी पैथो उसके साथ लिंक करवाई थी। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो लैब फाइंडिंग्स क्या होंगी। अब सिंपल सिंपल वर्ड में मैंने आपको अनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज के बारे में एक बात बतानी है कि आयरन स्टोरेज फॉर्म में पड़ी होती है हमारे पास, लेकिन वो जो गेट होता है ना उसका स्टोरेज का, ताकि वो निकल के जहाँ पे हमारे ब्लड में आए और ब्लड में आके जहाँ पे यूज होनी है वहां पे नहीं जा सकती, क्योंकि वो गेट बंद हो जाती हैं। वो इन्फ्लामेशन में इंटरल्यूकिन 6 आता है, वो हेप्सिडिन को बढ़ाता है, हेप्सिडिन वो चैनल्स को ब्लॉक ही कर देता है परमानेंटली। अब लैब फाइंडिंग्स में हमारे पास क्या होगा, नार्मोसिटिक नार्मोक्रोमिक एनीमिया होगा अर्ली फेज में, देन माइक्रोसिटिक हो जाएगा, क्योंकि आयरन लेस होने से क्या होगा, पेशेंट का डिक्रीज एच बी होगा, और डिक्रीज जो है वो साइज हो जाएगा आरबीसी का। जब आरबीसी का साइज डिक्रीज होगा और विद लेस हीमोग्लोबिन, दैट विल लीड टू द माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। अब आयरन स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि पेशेंट को कौन सा एनीमिया है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या एनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज है। अब सबसे पहले देखो, इसमें सीरम आयरन कम होगी, सीरम आयरन कम होगी, लेकिन और इसमें टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, टीआईबीसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? एज कंपेयर टू आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में जो है वो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है वो हमारी बढ़ जाती है, क्योंकि बॉडी में आयरन होती नहीं है, इसलिए हमारी बॉडी उसको कंपेंसेट करती है कि कहाँ भी आयरन पड़ी है वो उसको पकड़ के साइट ऑफ द जहाँ पे यूज होनी है वहां पे आ जाए, इसलिए यहाँ। लेकिन इसके अंदर स्टोरेज फॉर्म ज्यादा होने से टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, ट्रांसफरेंस सैचुरेशन भी कम हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी इतनी आयरन बॉडी में पड़ी है और जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन और फेरिटिन बढ़ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है जो कि एग्जाम के अंदर आपने इससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर हम देखें, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर जो है वो क्या होगा, फेरिटिन कम हो जाता है। ये बेस्ट डिस्टिंग्विश टेस्ट है जिसको हम कर सकते हैं फॉर द डायग्नोसिस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या एनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज। इसके अलावा हेप्सिडिन बढ़ जाएगा, क्योंकि ये इंटरल्यूकिन 6 बढ़ता है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में, एरिथ्रोपोइटिन कम होगा। ठीक है, और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, इंटरल्यूकिन 1, इंटरफेरोन गामा, ये सारे इंफ्लेमेटरी मार्कर्स हैं जो कि हमारे पास बढ़ जाएंगे। बोन मैरो के अंदर क्या होगा, हाइपोप्लास्टिक एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर्स मिलेंगे एंड नॉर्मल ल्यूकोपोइसिस एंड मेगा कैरियोपोइसिस जो है वो हमें नॉर्मल मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट जो लैब फाइंडिंग्स हैं। बोन मैरो जो एस्पायरेशन अगर हम करते हैं तो उसके ऊपर भी आपने, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में हमें नार्मोसिटिक माइक्रोसिटिक आरबीसी मिलेंगे और रेटिकुलोसाइट काउंट कम मिलेगा, क्योंकि आयरन जो है वो यूज ही नहीं हो रहा, आरबीसी प्रोडक्शन नहीं हो रही, बोन मैरो का रिस्पांस नहीं आ रहा है, इसलिए रेटिकुलोसाइट काउंट जो है वो कम मिलेंगे। विद या विदाउट अकाइनोसाइट्स, दैट इज द बर्ड्स मोस्ट कॉमनली जो है वो हमें किसमें मिलते हैं, सिकेरी में। लाइक आरबीसी इस तरह होंगे और उनके ऊपर इस तरह की छोटी छोटी प्रोजेक्शंस होंगी, उसको हम कहेंगे बर्ड सेल्स। क्लिनिकल फीचर्स अगर आप देखो, इसमें पेशेंट मोस्ट कॉमनली फटीग, पैलर और टैकिकार्डिया के साथ आएगा। व्हाई देयर इज टैकिकार्डिया, लाइक प्रॉब्लम तो आरबीसी में, टैकिकार्डिया क्यों होता, शाबाश, एनीवन, व्हाई देयर इज टैकिकार्डिया। हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया की वजह से। वेरी गुड, क्या होगा हाइपोक्सिया की वजह से? हाँ सिंपैथेटिक बताएं, कोई मतलब बात तो। नहीं। वेरी गुड, सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ेगी, और फिर क्या होगा, देखें, जब भी एच बी कम होगी, इस मैकेनिज्म को आपने देखना, जब भी एच बी कम होगी क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम होगी, मींस के हाइपोक्सिक कंडीशन जो है वो होती है। इस कंडीशन में हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट होता है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो क्या करता है, ये हमारे दो चीजों को सप्लाई करता है। ये एक एक्टिवेट करता है हमारा बीटा 1 रिसेप्टर जो कि हमारे हार्ट के ऊपर होता है, और ये एसए नोड और एवी नोड को सप्लाई करता है दिल के ऊपर जो हमारे होता है, जिससे क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ ये डायरेक्टली जो बीटा 1 रिसेप्टर्स होते हैं हमारे, जो कि हमारे मायोकार्डियम के ऊपर होते हैं, मायोकार्डियम उसको भी स्टिमुलेट करेगा, जिससे क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कॉन्ट्रैक्शन जो है वो ज्यादा हो जाएगी। और अगर ये कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगी तो उसको क्या कहेंगे हम, आइनोट्रोपिक इफेक्ट ज्यादा होगा, क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट भी ज्यादा होगा। आइनोट्रोपिक एंड क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट अगर आप उसमें जाके पढ़ोगे ना, तो तब वहां पे कुछ इस तरह के इफेक्ट आपको लिखा हुआ नजर आएगा। आइनोट्रोपिक इफेक्ट मींस कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाएगी, क्रोमोटोपिक क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट मींस कि उसका हार्ट रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों की अगर हम कंबाइन करें तो एक तो हार्ट रेट बढ़ने से क्या होगा, टैकिकार्डिया बढ़ेगा, दूसरा जो है वो हम पेशेंट का इन दोनों को ज्यादा होने से क्या होगा, कार्डियक आउटपुट ज्यादा मिलेगा। इसीलिए पेशेंट को अगर एनीमिया रे, प्रोलॉन्ग्ड एनीमिया रे, तो उसके अंदर हाई कार्डियक आउटपुट, हार्ट फेलियर के चांसेस ज्यादा होते हैं। दिस इज अ मेन रीजन। ठीक है, इसके अलावा
पेशेंट की क्लिनिकल फीचर में एट्रोफिक ग्लोसाइटिस मिलता है, क्वाइलोनेकिया पेशेंट को हो सकता है, रेयर मोस्टली आयरन डेफिशिएंसी में होता है। मोस्ट कॉमन एनीमिया इन हॉस्पिटलाइज या कैंसर पेशेंट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी आपको एनीमिया है, वो पेशेंट क्रिटिकली इल है, हॉस्पिटलाइज है, या कैंसर पेशेंट है, उसमें इस तरह की आपको क्लिनिकल सिनेरियो मिलते हैं। हमने अंडरलाइन काज को ट्रीट करना होता है, अननेसेसरी ट्रांसफ्यूजन से प्रिवेंट करना है, क्योंकि जो अननेसेसरी ट्रांसफ्यूजन होती है वो आयरन लोड को ज्यादा कर देती है, आयरन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और ये सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस काज करेगा, जिससे आयरन जो है वो हमारे मल्टीपल ऑर्गन्स में डिपॉजिट होगी, डैमेज करेगी। इसके अलावा हमने एरिथ्रोपोइसिस स्टिमुलेटिंग सब्सटेंस जो है वो सीकेडी के अंदर लाइक डाइबापोइटिन वगैरह जो है वो हमने कंसीडर करनी है ताकि इसको हम क्लियर कर सकें। तो ये हमारा था टॉपिक एनीमिया ऑफ द